हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप की एपिसोड 35 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट टाइम हमने देखा था जिन्वू बॉस के रूम में चला जाता है और कहता है क्या मुझे इसे मार देना चाहिए। वो भी यही सोच रहा होता है कि उसी वक्त पीछे से चाइन आ जाती है। चाइन जिन्वू से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो माइनिंग टीम से हो। जिन्वू हैरान होकर वहीं पर खड़ा हो जाता है। चाइन उसे कहती है मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिन्वू ने अपने हाथ में अपना डैगर निकाला होता है। वो जल्दी से अपने डैगर को गायब कर देता है। जिन्वू चाइन से कहता है मैं अपना रास्ता भटक गया था और मैं यहाँ पर पहुँच गया, मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है। चाइन जिन्वू से कहती है तुम तो माइनिंग टीम से हो, तुम्हें नहीं पता कि ये बॉस का रूम है, यहाँ से वापस चले जाओ। जिन्वू कहता है चाइन तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं, ये इतनी जल्दी मेरे तक पहुँच गई और मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जबकि चाइन भी जिन्वू के हाथ को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। चाइन कहती है थोड़ी देर पहले मैंने इसके हाथ में एक वेपन देखा था। चाइन जिन्वू से कहती है प्लीज जल्दी से वापस चले जाओ, अगर तुमने बॉस को गुस्सा दिला दिया तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। जिन्वू से कहता है अच्छा ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। चाइन जैसे उसके पास से गुजरती है उसे कुछ महसूस होता है। वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमती है और जिन्वू से कहती है एक सेकंड के लिए रुको। साथ ही चाइन आगे बढ़ती है और उसे स्मेल करने की कोशिश करती है। चाइन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे कहती है तुम्हारे पास से कोई स्मेल क्यों नहीं आ रही। जिन्वू चाइन से कहता है क्या कोई मसला है। चाइन उसका लाइसेंस पकड़ती है और कहती है क्या तुम वाकई में एक हंटर हो। वो उसके लाइसेंस पर लिखा हुआ देखती है कि ये एक ई रैंक का हंटर है और इसका नाम संग जिनवू है। चाइन उसे कहती है कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। फिर जिनवू वहाँ से चला जाता है। चाइन कहती है हो सकता है इसका रैंक बहुत ज्यादा लो है इसलिए मुझे उससे कोई स्मेल नहीं आई, लेकिन साथ ही वो कहती है लेकिन इसकी खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी है। थोड़ी ही देर के बाद माइनिंग टीम के सारे बंदे अपने लंच कंप्लीट करके वापस आ जाते हैं। कैप्टन जिन्वू से कहते हैं तुम अपना रास्ता भटक गए और जाकर चाइन से मिले, तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो। यहाँ पर बहुत सारे माइनर्स ऐसे हैं जिन्होंने 3 साल में एक बार भी चाइन से बात नहीं की। कैप्टन जिन्वू से कहते हैं चाइन बहुत ज्यादा अच्छी है, इसलिए वो लंच ब्रेक के दौरान बॉस के रूम में पेट्रोलिंग करने के लिए गई थी कि कहीं बॉस जाग तो नहीं गया, क्योंकि उसे हमारी बहुत ज्यादा फिक्र होती है। जिन्वू कहता है मेरी माइनिंग टीम इतनी ज्यादा खुश है क्योंकि इन्होंने अभी तक बॉस को नहीं देखा, अगर ये बॉस को देख लेते तो ये तो घबराकर यहाँ से भाग जाते। वहीं पर एक मानर जिन्वू से कहता है चाइन की स्पेशल एबिलिटी ये है कि वो हंटर्स की स्मेल को महसूस कर सकती है। जिन्वू से कहता है हंटर्स की स्मेल कैसी होती है। वो उसे कहता है पता नहीं, चाइन के पास एक स्पेशल पावर है, वो किसी भी हंटर को महसूस कर सकती है सिर्फ उसकी स्मेल से। जिन्वू कहता है शायद इसीलिए उसने अपने नाक को कवर करके रखा था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हंटर्स हैं, इसलिए वो स्मेल को कंट्रोल नहीं कर पाती होगी। शायद इसीलिए उसने मुझे सूंघते हुए कहा था कि मैं क्या वाकई में एक हंटर हूँ या नहीं। उसी वक्त जिन्वू को याद आता है कि बारूका ने भी उससे कहा था कि तुम एक इंसान नहीं हो, तुम्हारे पास से हमें ह्यूमन होने की कोई सेंस नहीं आ रही। जिन्वू कहता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, ना तो मेरे पास से हंटर्स जैसी कोई स्मेल आती है और ना ही मॉन्स्टर्स के कान में कोई आवाज आती है कि इसको मार डालो। क्या ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है कि मैं एक प्लेयर हूँ, इसका मतलब इस दुनिया में मैं अकेला ही हूँ जो कि इस सिस्टम से बेनिफिट हासिल कर रहा हूँ, यानी कि पूरी दुनिया में मैं अकेला प्लेयर हूँ। रेड के खत्म होने के बाद कैप्टन जिन्वू को उसके पैसे देते हैं। बाकी के माइनर टीम भी बहुत ज्यादा खुश होती है और जिन्वू से कहती है जिस तरह तुम माइनिंग कर रहे थे हमें तो लगा हमें अपने लिए कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आनी होगी। कैप्टन उसे कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की, तुमने हमारे काम को 2 घंटे जल्दी खत्म कर दिया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे हंटर्स देखे हैं जो कि माइनर का काम करते रहे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा लड़का मैं पहली बार देख रहा हूँ, तुम तो वाकई में एक गिफ्टेड माइनर हो। कैप्टन जिन्वू से कहते हैं मैं हमेशा किसी को इस तरह की ऑफर नहीं देता, लेकिन क्या तुम मेरे साथ माइनिंग टीम को ज्वाइन करके काम करना चाहोगे। जिन्वू कैप्टन से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे पास पहले से एक जॉब है जो मुझे करनी है, इसलिए मैं आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कैप्टन उसे कहते हैं तो फिर कल का क्या ख्याल है, क्या तुम कल हमारे साथ माइनिंग के लिए आ सकते हो। जबकि जिन्वू ये सोच रहा होता है कि मेरी रीइवैल्यूएशन 2 दिन के बाद होने वाली है, क्या मुझे वाकई में माइनिंग का काम करना चाहिए। मुझे पता चल चुका है कि ए रैंक की डंजन के अंदर कैसे काम किया जाता है, लेकिन साथ ही जिन्वू कहता है क्या वाकई में कल भी हम लोग डंजन में आने वाले हैं। जिन्वू कैप्टन से कहता है क्या वाकई में हंटर्स गिल्ड वाले कल भी एक रेड करने वाले हैं। कैप्टन उसे कहते हैं हाँ बिल्कुल, कल भी एक ए रैंक के गेट में जाने वाले हैं, लेकिन कल की टीम में थोड़ा से चेंजेस हैं। आज हमारे पास जो अटैक फोर्स थी वो ए टीम थी, कल बी टीम जाएगी। जिन्वू ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है क्या हंटर्स गिल्ड वालों के पास इतनी ज्यादा मैन पावर है कि वो 2 टीम्स बना सकते हैं। कैप्टन उसे कहते हैं यही तो हंटर्स गिल्ड की पावर है कि उनके पास 2 अटैक फोर्स हैं, वो एक ही टाइम पर 2 डंजन्स को भी क्लियर कर सकते हैं। और पूरे साउथ कोरिया में सिर्फ हंटर्स गिल्ड ऐसा गिल्ड है जिसके पास इतनी अटैक फोर्स है कि वो 2 हिस्सों में तकसीम की जा सके। जिन्वू कैप्टन से कहता है ठीक है मुझे बता दें कल मुझे कहाँ पर आना है। कैप्टन उसे कहते हैं तुमने तो बहुत ही अच्छा फैसला किया, मैं तुम्हें बताता हूँ, साथ ही मैं अपने इंचार्ज से बात करूंगा ताकि तुम्हारी सैलरी को डबल किया जा सके, क्योंकि तुम 2 इंसानों का काम अकेले करते हो। अब मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूँ।
नेक्स्ट सीन एक होटल का होता है। यू जिनहो अपनी कजन को लेकर एक होटल में जाता है। ये वही होटल होता है जहाँ पर यू जिनहो जिनवो के साथ गया था। जिनहो की कजन उसे कहती है, तुम मुझे ऐसी जगह पर क्यों लेकर आए हो। जिनहो अपनी कजन से कहता है, तुम्हें इस जगह को छोटा जानने की जरूरत नहीं। आखिरी बार मैं और जिनवो यहीं पर आए थे, हम दोनों ने यहीं पर खाना खाया था, हमारी यहाँ पर बहुत सारी मेमोरीज हैं। जिनहो की कजन उसे कहती है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। जिनहो अपनी कजन से कहता है, पापा के साथ मेरी बातचीत बहुत ही अच्छी रही। कजन उसे कहती है, तो क्या तुम अपने गिल्ड के मास्टर बनने वाले हो। जिनहो से कहता है, ये इतना आसान नहीं है, पापा ने एक शर्त रखी है कि मुझे जिनवो को अपने गिल्ड में लेकर आना है। कजन उसे कहती है, आखिर ये जिनवो है कौन जिसके बारे में तुम इतनी तारीफें कर रहे हो। साथ ही जिनहो रोना शुरू कर देता है और अपना मोबाइल दिखाते हुए कजन से कहता है, देखो मैंने उसको कितनी कॉल्स की लेकिन वो मुसलसल मुझे अवॉइड किए जा रहा है। जिनहो रोते हुए कजन से कहता है, उसने कहा था कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है इसलिए मेरी कॉल्स पिक नहीं कर पाएगा, लेकिन आज तो पूरा हफ्ता हो चुका है, आखिर वो मेरी कॉल्स को पिक क्यों नहीं कर रहा। अब ऐसे तो नहीं होता ना, कोई बंदा 3 से 4 दिन तक तो फोन ऑफ करके रख सकता है, लेकिन पूरा हफ्ता। कजन जिनहो से कहती है, तुम तो इस तरह रो रहे हो जैसे वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, बस करो, बच्चों की तरह रोना बंद करो। उसी वक्त न्यूज चल रही होती है एक हंटर के बारे में जो कि एक एक्टर है और उसका नाम ली मिन संग होता है और उसको भी उसका रैंक मिलने वाला है। और उसके बारे में न्यूज ये होती है कि जैसे ही उसको अपना हंटर रैंक मिलेगा वो अपनी एक्टिंग से रिटायरमेंट का ऐलान करेगा। कजन न्यूज देख रही होती है। जिनहो रोते हुए से कहता है, तुम टॉपिक को क्यों चेंज कर रही हो, यहाँ पर मेरी और जिनवो की बात हो रही है। जिनहो से कहता है, मुझे पता है कि ये ली मिन संग है और इसे 2 दिन के बाद इसका रैंक मिलने वाला है। कजन उसे कहती है, ये तो सिर्फ अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है, मुझे पता है कि उसे पहले से ही एक ए रैंक का हंटर बना दिया गया है, उसे अपना हंटर लाइसेंस मिल चुका है। ये सारा उसने प्लान किया हुआ है ताकि वो अपनी रिटायरमेंट के दिन बहुत ज्यादा अटेंशन हासिल कर सके। हालांकि उसे पहले से उसका रैंक मिल चुका है लेकिन फिर भी वो ऐसा करेगा। कजन उसे कहती है, ली मिंग को छोड़ो, जल्दी से अपना मोबाइल मुझे दो, मेरे पास करने वाले और भी बहुत सारे काम है, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। मैं उसको कॉल करती हूँ और देखती हूँ क्या वो फोन उठाता है या नहीं। कजन जैसे ही जिनवो को कॉल करती है, जिनवो आगे से कॉल अटेंड कर लेता है। जिनवो जिनहो से कहता है, काफी अरसा हो गया तुमसे बात नहीं की, कैसे हो तुम। जिनहो से पूछता है, तुमने कहा था कि तुम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हो, लेकिन तुम इतने दिनों से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिनहो से कहता है, मैं तो डंजन्स के अंदर ही था, मॉन्स्टर्स को मार रहा था। जिनहो से कहता है, तुम्हारे फादर के साथ तुम्हारी बातचीत कैसी रही। जिनहो से कहता है, इसी बारे में तो मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम्हारे पास कल फ्री टाइम है, अगर तुम अपना टाइम निकाल सको तो मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। जिनहो से कहता है, अच्छा ठीक है, कल इवनिंग में हम दोनों मिलते हैं। ये सुनकर यो जिनहो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन चाइन के अपार्टमेंट का होता है। रात के वक्त चाइन अपने हबरी को कॉल करती है। हबरी चाइन से कहता है, इतनी रात को तुम मुझे क्यों कॉल कर रही हो। चाइन अपने हबरी से कहती है, क्या तुम्हें संग जिनवो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली जो कि हमारी माइनिंग टीम के साथ काम कर रहा था। चाइन अपने हबरी से कहती है, हालांकि वो डंजन बहुत ज्यादा बड़ी थी लेकिन फिर भी वो बॉस के रूम में कैसे पहुंच गया। मुझे लगता है शायद वो किसी और डंजन की तरफ से भेजा हुआ स्पाई था। वो जानबूझकर बॉस को उकसाना चाहता था ताकि हमारे लोग मारे जाएं। मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे इसने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। हबरी उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि ई रैंक का हंटर संग जिनवो एसोसिएशन के साथ मिला हुआ है। चाइन कहती है, क्या तुम उसके बारे में जानते हो। चाइन का हबरी उसे कहता है, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं, चोई जोंग ने मुझे जिनवो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने का कहा है, पता नहीं सारे लोग उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। चाइन हबरी से कहती है, क्या तुम्हें वाकई में नहीं पता कि उस लड़के में ऐसा क्या हास है। हबरी कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो अभी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ। हबरी कहता है, मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन एसोसिएशन वालों ने उसके डेटा पर लॉक लगाया हुआ है। वो एक ई रैंक का हंटर है लेकिन फिर भी उसकी इन्फॉर्मेशन लॉक लगाकर रखी हुई है, ये तो बहुत ज्यादा सस्पिशियस बात है। चाइन सोचती है, एक ऐसा हंटर जिसके बारे में हमारे गिल्ड के मास्टर जानना चाहते हैं जबकि हंटर एसोसिएशन वाले उसके डेटा को किसी को दिखाना नहीं चाहते। आखिर उस लड़के में ऐसा क्या हास है। साथ ही वो कॉल को कट करती है और अपने बिस्तर पर लेट जाती है। चाइन कहती है, चाहे जो कुछ भी हो वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, मैंने आज तक जितने भी हंटर्स को स्मेल किया है उसकी स्मेल बहुत ज्यादा नाइस है। अगले दिन सुबह सुबह जिनवो माइनिंग टीम में काम करने के लिए पहुंच जाता है लेकिन वो इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे सीन बहुत ज्यादा फेमिलियर लगता है। उसे सामने जूही, मिस्टर किम और मिस्टर बैक नजर आते हैं। जिनवो को अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है जब सब लोग उसे इसी तरह कहते थे, क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुम आ गए, तुम तो जल्दी आ गए। वो सारे लोग जिनवो को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कैप्टन जिनवो से कहते हैं, आज तो तुम्हें हमारे साथ ही बैठकर लंच करना होगा, ऐसा मत कहना कि तुम पहले से खाना खा कर आए हो। सारी माइनिंग टीम रेडी होकर बैठ जाती है। उसी वक्त अटैक फोर्स टीम से एक बंदा आता है जो कि अटैक फोर्स टीम का कैप्टन है। कैप्टन आते ही माइनिंग टीम वालों से कहते हैं,
क्या तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा बंदा है? आज हमारी अटैक फोर्स का पोर्टर नहीं आया, क्या तुम अपनी माइनिंग टीम से किसी को हमारे साथ भेज सकते हो? माइनिंग टीम के सारे बंदे ये बात सुनते ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आहिर ये अटैक टीम वाले यहाँ पर क्यों आए हैं? आहिर इन्हें माइनिंग टीम से बैग उठाने वाला बंदा क्यों चाहिए? ये कलेक्टिंग टीम वालों के पास क्यों नहीं जाते? वहाँ पर सारे स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, ये सीधा हमारे पास क्यों आ गया है? कलेक्टिंग टीम का कैप्टन उनसे कहता है, मैं अपनी टीम का कोई भी बंदा नहीं दूंगा, मेरी टीम के बंदों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, मेरे लोग 3 घंटे से मुसलसल काम कर रहे हैं, तुम्हारी टीम के लोगों ने 2 घंटे काम पहले खत्म कर लिया, इसलिए तुम अपनी टीम से ही किसी बंदे को भेजो उनका सामान उठाने के लिए। और यहीं पर हमारी एपिसोड 36 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं लेवल अप की एपिसोड 37 के साथ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्हू एक डंजन को क्लियर करने के लिए माइनिंग टीम को ज्वाइन करता है, लेकिन मेन अटैक फोर्स के पास अपना बैग उठाने वाला नहीं होता और वो इनसे आकर कहते हैं कि हमें अपना एक बंदा दे दो जो कि हमारे बैग को उठा सके। कलेक्टिंग टीम वाले मना कर देते हैं और कहते हैं, हम अपना कोई भी बंदा नहीं देने वाले, तुम लोग अपना काम जल्दी खत्म कर रहे हो तो तुम लोग अपना एक बंदा दे दो। माइनिंग टीम के कैप्टन कहते हैं, जिन्हों की वजह से हम लोग अपने काम को 2 घंटे पहले खत्म कर लेते हैं। अटैक टीम के कैप्टन उनसे कहते हैं, क्या तुम में से कोई भी हमारे साथ नहीं आना चाहता? अगर तुम लोग हमारे साथ आते हो तो तुम लोगों को एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे। लेकिन अटैक फोर्स के साथ जाकर अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। वो सारे यही सोच रहे होते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा पैसों के लिए अपनी जान को खतरे में डालना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। एक कहता है, अगर ये मुझे मार मार कर भी साथ ले जाना चाहे तो मैं तभी भी नहीं जाऊंगा। अटैक टीम के कैप्टन का नाम सोन की हून होता है और मैं इसे की हून कहूंगा। कैप्टन की हून से कहते हैं, कैप्टन मेरी बात सुने, हम लोग तो बी रैंक की डंजन में भी अपनी मर्जी से ना जाएं और तुम हमें एक ए रैंक की डंजन में अपने साथ बैग उठवा कर ले जाना चाहते हो। मुझे नहीं लगता कि हमारी टीम से कोई भी तुम्हारे साथ जाना चाहेगा। हम लोग यहाँ पर सारे ही लो रैंक के हंटर्स हैं और कोई भी तुम्हारी टीम के साथ नहीं जाएगा। मेरी पूरी माइनिंग टीम में सारे डी रैंक के हंटर्स हैं और इनमें से कुछ तो ई रैंक के हंटर्स भी हैं। अगर जो तुम्हारे साथ गए और किसी मॉन्स्टर ने एक स्क्रैच भी लगा दी तो ये लोग तो मारे जाएंगे, क्योंकि ए रैंक की डंजन के मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरी टीम से कोई भी तुम्हारे साथ जाना चाहेगा। कीहून फिर से उनसे कहता है, क्या तुम में से कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आना चाहता? तो यहाँ पर हमारा हीरो जिन्हू अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। माइनिंग टीम वाले सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, कहीं ये लड़का पागल तो नहीं हो गया? ये तो सिर्फ एक ई रैंक का हंटर है। वो चिल्लाकर जिन्हू से कहते हैं, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? ये किस कदम की बात कर रहे हो? तुम्हें पता भी है अंदर कितना ज्यादा खतरा है? वो जिन्हू से कहते हैं, अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं, तुम इनको क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? तुम अभी बहुत ज्यादा यंग हो, तुम्हें अपने फ्यूचर को इस तरह दांव पर नहीं लगाना चाहिए, अपनी जान को खतरे में मत डालो। जिन्हू उनसे कहता है, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा, ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता। जबकि जिन्हू अंदर से सोच रहा होता है, हालांकि मैं सिर्फ उनके बैग ही उठाकर अंदर जाने वाला हूँ, लेकिन उनको फाइट करते हुए देखकर मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। कीहून का एक साथी उसे कहता है, ये लड़का तो सिर्फ कल से हमारे साथ काम कर रहा है, लगता नहीं शायद इसे पता है कि ए रैंक की डंजन के अंदर कितना ज्यादा खतरा होता है। मुझे लगता है कि हमें अपने लिए कोई और हंटर ढूंढना होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ई रैंक का हंटर है। कीहून उसे कहता है, नहीं, हम इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। कीहून आगे बढ़ता है और जिन्हू से हाथ मिलाते हुए उसे कहता है, मेरा नाम सोन कीहून है और आज के अटैक फोर्स को मैं लीड कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपनी पार्टी में वेलकम करता हूँ। फिर वो जिन्हू को अपना बैग उठवा देते हैं। कीहून जिन्हू से कहता है, कहीं ये बैग ज्यादा भारी तो नहीं? जिन्हू से कहता है, नहीं, ये ठीक है। जिन्हू गेट के साइज को देखता है और कहता है, कल वाला गेट तो काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन आज वाला गेट तो उससे भी ज्यादा बड़ा है। जिन्हू कीहून से पूछता है, क्या आज वाला गेट उससे बड़ा है? कीहून उसे कहता है, तुम कल हमारे साथ पहली बार ए रैंक के गेट में आए थे, आज तुम्हारा दूसरी बार है, इसलिए तुम्हें शायद पता नहीं। गेट के साइज का बड़ा या छोटा होना डंजन के रैंक से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हम लोग इसके रैंक को इसके अंदर से आने वाली एनर्जी को मेजर करने के बाद देते हैं और इसके अंदर से जितनी भी एनर्जी निकल रही है उसके मुताबिक आज वाली डंजन कल वाले के मुकाबले में वीक है, इसलिए तो हमें भेजा गया है, नहीं तो हमारे यहाँ पर एस रैंक के हंटर्स को भेजा जाना था। जिन्हू अटैक फोर्स की तरफ देखता है और कहता है, इनकी बी टीम में कोई भी एस रैंक का हंटर नहीं है, अगर एस रैंक के हंटर को निकाल दिया जाए तो इनकी बी टीम भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिन्हू कहता है, इनकी बी टीम में 11 ए रैंक के हंटर्स हैं, जबकि 6 बी रैंक के हंटर्स हैं। जिन्हू कहता है, ये तो सिर्फ हंटर्स गिल्ड वालों के पास इतने ज्यादा हंटर्स हैं क्योंकि वो ज्यादा पैसा देते हैं। कीहून अपने साथियों से कहता है, चलो फिर डंजन के अंदर चलते हैं, और वो सारे रेडी हो जाते हैं। जिन्हू जैसे ही गेट से अंदर दाखिल होने लगता है और कहता है, इसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही है वो कल की गेट के मुकाबले में कम है, हंटर एसोसिएशन वाले गलत नहीं हो सकते। लेकिन साथ ही जिन्हू कहता है, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसा मैं रेड गेट के अंदर दाखिल होते हुए मुझे महसूस हुआ था। जिन्हू कहता है, कहीं मैं बहुत ज्यादा नर्वस तो नहीं हो रहा, मुझे बस रिलैक्स रहना है, क्योंकि मैं इस अटैक फोर्स का हिस्सा नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक पोर्टर हूँ, मुझे इनका सामान उठाना है।
और फिर जिन्हू डंजन के अंदर चला जाता है और उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम एक डंजन के अंदर चले गए हो। फिर उनकी सारी टीम डंजन के अंदर चली जाती है। उसी वक्त एक लड़की जिन्हू के पास आती है और उसे कहती है तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं, की हून बहुत ही अच्छा लीडर है, सिर्फ हमारा कैप्टन नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम ही बहुत ही अच्छी हंटर है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। जिन्हू उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है मुझे लगता है शायद एक ए रैंक की हीलर है, मिस जूही जैसे कि बी रैंक की हीलर है। अगर वो भी अपने ट्रॉमा की वजह से रिटायर ना होती तो आज किसी ए रैंक की डंजन में काम कर रही होती। वो लड़की जिन्हू से कहती है हमारी अटैक फोर्स सारे मॉन्स्टर्स का सामना करेगी, अगर तुम फॉर्मेशन के अंदर रहते हो तो कोई भी मॉन्स्टर तुम्हारे तक नहीं पहुंचेगा और तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। हमारे हंटर्स गिल्ड का एक मोटो है, मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर हमारे मैजिशियंस पर मॉन्स्टर अटैक करते हैं तो इसका मतलब हमारे टैंकर्स वीक हैं, और अगर हमारे हीलर्स पर मॉन्स्टर अटैक करते हैं तो इसका मतलब हमारी अटैक फोर्स बहुत ज्यादा वीक है, और अगर हमारे पोर्टर यानी कि सामान उठाने वाले पर अटैक किया जाता है तो इसका मतलब हमारा हंटर गिल्ड रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, जब तक हमारी अटैक फोर्स सलामत है और फेल नहीं होती तब तक तुम्हें कोई भी मॉन्स्टर छू नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक हमारी अटैक फोर्स मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो जाती तब तक कोई भी मॉन्स्टर तुम्हारे तक पहुंचने नहीं देंगे। कीहून कहता है आज मैं पहली बार बी टीम को लीड कर रहा हूँ और अगर मैंने अपनी लीड में इस डंजन को क्लियर कर लिया तो इसके बाद एसोसिएशन वाले मुझे बी टीम का ऑफिशियल लीडर बना देंगे। कीहून कहता है मैं ना तो गिल्ड मास्टर हूँ ना ही वाइस गिल्ड मास्टर हूँ, लेकिन फिर भी मैं ए रैंक के हंटर्स में सबसे बेस्ट हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। उसी वक्त पूरी अटैक फोर्स को कुछ महसूस होता है कि सामने से मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, वो सारे अपने आप रेडी हो जाते हैं। जिन्हू भी ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है इन सबको तो किसी ने इंस्ट्रक्शंस भी नहीं दिए, ये अपने आप ही फाइट के लिए रेडी हो गए, ये तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। लेकिन साथ ही वो सामने से आने वाले मॉन्स्टर्स को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो डंजन के जैकल्स होते हैं। वो सारे लोग उनका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन वो हैरान इस बात पर होते हैं क्योंकि डंजन जैकल बहुत ज्यादा वीक मॉन्स्टर्स हैं। डंजन जैकल ए रैंक की डंजन के अंदर नहीं होते। ए रैंक की अटैक फोर्स के सामने डंजन जैकल्स तो बिल्कुल छोटे मॉन्स्टर्स की तरह हैं, जिन्हें वो बहुत ही आसानी से मार देते हैं। कीहून भी ये देखकर परेशान हो जाता है और कहता है आए डंजन जैकल्स ए रैंक की डंजन में क्या कर रहे हैं। जिन्हू उस लड़की से पूछता है क्या कोई मसला है, डंजन जैकल्स यहाँ पर नहीं हो सकते। वो लड़की उसे कहती है हो तो सकते हैं, लेकिन ये एक सी रैंक के मॉन्स्टर्स हैं, इसलिए इनको ए रैंक की डंजन में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ए रैंक की डंजन के मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, वो इन सबको मार देंगे क्योंकि इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर्स इनको खा जाते हैं। और ये यहाँ पर ए रैंक की डंजन में है, इसका मतलब इस डंजन में कुछ तो गलत है। डंजन जैकल्स अगर ग्रुप्स में मिलकर भी ए रैंक के मॉन्स्टर्स को हंट करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ये मारे जाएंगे। फिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसी वक्त जिन्हू एक मरे हुए डंजन जैकल के पास बैठ जाता है और कहता है इसके गले में तो रस्सी का निशान है, इसका मतलब किसी का पालतू है, मुझे लगता है कि किसी ने इन जैकल्स को पाल रखा है। कीहून कहता है इसका मतलब किसी मॉन्स्टर ने इनको यहाँ पर रखा हुआ था, बिल्कुल अपने शिकारी कुत्तों की तरह, ताकि वो इनसे शिकार करवा सके। जिन्हू कहता है क्या डंजन में वाकई में इतने ज्यादा इंटेलिजेंट मॉन्स्टर्स हो सकते हैं जो दूसरे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें अटैक करने के लिए हमारे पास भेज सकते हैं। अगर वाकई में इस तरह का कोई मॉन्स्टर इस डंजन में है तो हम लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और उसी वक्त अंधेरे में से कुछ मॉन्स्टर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। जिन्हू कहता है इनके बहुत सारे हैं, लेकिन उन मॉन्स्टर्स को देखकर कीहून बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ना सिर्फ कीहून बल्कि उसकी सारी की सारी अटैक फोर्स बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि सामने से जो मॉन्स्टर्स निकलते हैं वो हाई रैंक के ऑर्क्स होते हैं, और वो कोई एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे होते हैं। उनमें से एक ऑर्क चिल्लाता है और अपने भाले को बड़ी पावर के साथ उनकी तरफ फेंकता है। कीहून जल्दी से अपनी शील्ड को सामने की तरफ करता है, वो भाला उस शील्ड के साथ टकराते हुए दूर जाकर डंजन की दीवार के साथ लगता है, जिससे दीवार का वो हिस्सा टूट जाता है। कीहून अपनी शील्ड की तरफ देखता है तो कीहून की शील्ड भी टूट जाती है। कीहून अभी अपनी टूटी हुई शील्ड की तरफ ही देख रहा होता है कि एक और आगे बढ़ता है और कीहून पर अपने बड़े से कुल्हाड़े से अटैक करता है, और साथ ही बाकी के ऑक्स भी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। कीहून अपने साथियों से कहता है ये लोग हमारी मेजिस के पीछे हैं, यानी कि मैजिकल यूजर्स के पीछे हैं। कीहून के मेजिस उसे कहते हैं तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम लोग इतने भी ज्यादा वीक नहीं, और वो अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए उन ऑर्क्स का सामना करते हैं। उनमें से एक मेज अपनी फायर पावर को इस्तेमाल करते हुए एक हाई ऑर्क पर अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक बिल्कुल बेकार जाता है। वो हाई ऑर्क उसके अटैक से जरा भी इफेक्टेड नहीं होता और आगे बढ़कर उस पर अटैक करने लगता है। उसी वक्त दूसरी मैजिशियन लड़की आगे बढ़ती है और उसे अपने मैजिकल स्पेल से बाइंड करती है और कहती है इसकी मैजिक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मैं इसे सिर्फ 5 सेकंड तक ही रोक सकूंगी। उसी वक्त तीसरा मैजिशियन आगे बढ़ता है और कहता है 5 सेकंड काफी है। वो अपनी एक बड़ी सी फॉर्मेशन ओपन करता है और अपने पास से एक क्रीचर को समन करता है। वो मेज कहता है मैं सिर्फ 2 ही क्रीचर को बुला सकता हूँ, इनमें से सिंगल क्रीचर के पास ए रैंक की पावर है। वो क्रीचर एक नाइट की तरह का होता है जिसके पास एक वेपन भी होता है। वो आगे बढ़कर उस ऑक पर अटैक करता है। वो मेज कहता है मैं अपने समनिंग मैजिक को इस्तेमाल करने के बाद कोई भी दूसरी मैजिकल पावर्स इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये तो मेरा ट्रम्प कार्ड है। अगर ऑक्स ने मेरे इस क्रीचर को भी हरा दिया तो मेरे माना की पावर कंज्यूम हो जाएगी और मैं दोबारा कुछ भी नहीं कर पाऊंगा।
उनमें से एक ऑक्स आगे बढ़ता है और एक टैंक के बाजू पर अटैक करता है, जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। उसी वक्त एक हीलर आगे बढ़ता है और उसे हील करना शुरू कर देता है। वो हीलर बाकी सब से कहता है, टैंकर्स क्या कर रहे हैं, जल्दी से हमें प्रोटेक्ट करो। टैंकर्स उसे कहते हैं, हमारे अटैक्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, हमारे अटैक्स बाउंस बैक हो रहे हैं। और वो ऑक्स उन टैंकर्स को बड़ी बुरी तरह पीट रहे होते हैं। की-हून उनसे कहता है, हमारे नंबर्स इनसे कम है, जल्दी से 3-3 के ग्रुप्स में हो जाओ, हम इनका सामना ऐसे नहीं कर पाएंगे। की-हून कहता है, हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि ये एक ए रैंक की डंजन है, लेकिन इसके अंदर हाई ऑर्क्स का सामना होगा, हमें ये बात नहीं पता थी। जब एसोसिएशन वालों ने इस डंजन की मैजिकल एनर्जी को मैयर किया था, तब इसके अंदर इतनी ज्यादा मैजिकल पावर नहीं थी। हाई ऑक्स कोई आम ऑक्स नहीं है, ये तो ऑक्स की स्पीशीज की सबसे हाईएस्ट ऑक्स रेंज है। एक सिंगल हाई ऑक एक ए रैंक के हंटर के बराबर है, और यहाँ पर तो पूरे 20 हाई ऑक्स हैं। साथ ही वो हंटर कहता है, नहीं, यहाँ पर टोटल 22 हाई ऑक्स हैं, जबकि हमारे पास सिर्फ 17 लोग हैं। हमारे पास सिर्फ नंबर्स ही कम नहीं है, बल्कि हमारे पास कुछ बी रैंक के हंटर्स हैं, जो कि इन हाई ऑक्स का मुकाबला नहीं कर सकते। हालांकि हमारे ए रैंक के हंटर्स इन हाई ऑक्स से ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन अगर हमारे बी रैंक के मेजिस और बी रैंक के हीलर्स पहले मारे जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। उसी वक्त एक ऑक पीछे से आता है और अपने बड़े से कुल्हाड़े से उसी हंटर का एक बाजू काट देता है। वो हंटर कहता है, हम लोग इनका मुकाबला नहीं कर सकते, आज हम लोग यहीं पर मरने वाले हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 37 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त असलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं लेवल अप के एपिसोड 38 के साथ। अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जिन्हू एक पोर्टर के तौर पर अटैक फोर्स बी के साथ एक डंजन के अंदर इंटर होता है, लेकिन वहाँ पर अटैक फोर्स का सामना हाई ऑक्स के साथ होता है, जहाँ पर टोटल 22 हाई ऑक्स होते हैं। सारी की सारी अटैक फोर्स उन ऑक्स के सामने बिल्कुल बेबस होती है। उनमें से एक हंटर का बाजू कट जाता है। उसी वक्त एक हीलर आगे बढ़ती है और उसके बाजू को हील करना शुरू कर देती है। ए लेवल के हीलर्स की मैजिकल पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो उसके बाजू को मुकम्मल तौर पर रीजनरेट कर देती है, लेकिन वो ऑक जिसने उसका बाजू काटा होता है वो अभी भी उनके सर पर खड़ा होता है। वो हीलर भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। जैसे ही वो ऑर्क उन दोनों पर अटैक करने लगता है, उसी वक्त दिखाते हैं जिन्हू ने अपना बैग उतार कर दीवार के साथ रख दिया होता है और साथ ही जिन्हू अपने स्टेल्थ मोड में चला जाता है। जिन्हू आगे बढ़ता है और उस ऑक को गले से पकड़ लेता है और साथ ही उसको मार देता है। वो हीलर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, अचानक इसको क्या हुआ, ये ऑक अपने आप कैसे मर गया। क्योंकि जिन्हू स्टेल्थ मोड में है इसलिए उसको नजर नहीं आ रहा होता। साथ ही बाकी सारे हंटर भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पहले जो उनका सामना नहीं कर पा रहे होते वो आसानी से उन ऑक्स को मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जिन्हू अपने स्टेल्थ मोड में ही उन सारे ऑक्स को कमजोर करता जा रहा होता है और अपने डैगर से उन पर अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो ऑक्स काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। कि उनकी पूरी टीम ये देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, ये ऑक्स तो आसानी से मरते जा रहे हैं। जिन्हों कभी किसी ऑक के पाँव पर अटैक करता है, कभी किसी की बॉडी पर अटैक करता है और कभी किसी के बाजुओं पर, जिससे उनके अटैक्स और डिफेंसेस कमजोर होते जाते हैं। जिन्हों कहता है, मैंने इन सारे ऑक्स को कमजोर कर दिया है, वो भी बिना किसी की नजर में आए। जिन्हों कहता है, इनमें से कुछ ने तो मुझे देख भी लिया है, हालांकि मैं स्टेल्थ मोड में हूँ। इनमें से 2 ऑक्स ने जिन्हू को देख लिया होता है। जिन्हू जल्दी से उनकी तरफ आगे बढ़ता है। जिन्हू उनमें से एक ऑक्स के गर्दन के नीचे अपना ब्लेड मारता है और उसे कहता है, अगर तुमने मुझे यहाँ पर ढूंढ लिया तो बाकी सबको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर अपना स्टेल्थ मोड इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसी वक्त एक हंटर लड़की आगे बढ़ती है और उसी ऑक को पंच मारती है और कहती है, मैंने इस हंटर को मार दिया, जबकि जिन्हू पीछे हो जाता है। जिन्हू अपने हाथ की तरफ देखता है और कहता है, उसका ब्लड तो मेरे हाथ पर भी लग गया। जिन्हू कहता है, यहाँ पर जितने भी हंटर्स हैं वो सारे हंटर गिल्ड से हैं और सारे ही काफी ज्यादा काबिल हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं। मुझे इनकी काबिलियत पर शक नहीं है, लेकिन हाई ऑक्स बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं, इसलिए इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। वो हीलर लड़की थोड़ी देर पहले मर गई थी। अगर मैं उसे नहीं बचाता, मुझे कुछ तो करना था। बिना किसी और को मारे ही, सिर्फ उनको जख्मी करने पर ही जिन्हू से कहा जाता है कि तुमने लेवल अप कर लिया है। जिन्हू कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं अपने स्टेल्थ मोड में रहकर सिर्फ इनकी हेल्प करके भी लेवल अप हो सकता हूँ। अगर मैं इन सारे ऑर्क्स को अपने हाथों से मारता तो शायद मुझे एक और लेवल अप मिल जाता, लेकिन क्योंकि हंटर्स गिल्ड ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है इस डंजन को खरीदने के लिए, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये डंजन हंटर्स गिल्ड वालों की है, मैं बस छुप कर उनकी मदद ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं। सारे 22 ऑर्क्स को मारने के बाद अटैक फोर्स के मेंबर कहते हैं, क्या हमने जीत ली, क्या हमने ये फाइट जीत ली, हमने इन सबको मार डाला। की-हून अपने साथियों से कहता है, क्या कोई जख्मी तो नहीं है, जब तक तुम्हारी सांस चल रही है हमारे ए रैंक के हीलर्स तुम्हें हील कर सकते हैं। जिन्हू जल्दी से फिर से अपना बैग उठा लेता है, उनके सेंटर में आकर खड़ा हो जाता है। वो सारे बातें कर रहे होते हैं कि हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारा सामना हाई ऑक्स के साथ हुआ है, जबकि वहीं पर एक मेज लड़की खड़ी होती है। वो जिन्हू की तरफ देख रही होती है और कहती है, शायद इस लड़के को लगता है शायद मैजिकल यूजर्स बेवकूफ हैं जो इसके स्टेल्थ मोड को नोटिस नहीं कर पाए। उसी वक्त वो हीलर लड़की आगे बढ़ती है और की-हून से कहती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। थोड़ी देर पहले जब हम लोग ऑक्स के साथ फाइट कर रहे थे, मैंने कुछ अजीब महसूस किया।
एक और को किसी ने गले से पकड़कर ऊपर उठा दिया और साथ ही उसे मार डाला। एक और अपने आप ऐसे कैसे मर सकता है? की-हून उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है किसी ने मैजिक का इस्तेमाल किया होगा जो हमें नजर नहीं आया? की-हून एक लड़की से कहता है, जीना क्या ये तुमने किया है? जीना उसे कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे पास ऐसे कोई स्किल्स नहीं है। जीना उसे कहती है, मैं तो अपने टेलीकिनेसिस मैजिक के साथ सिर्फ उनको रोक सकती थी, वो भी 5 सेकंड्स के लिए। हमारी टीम में ऐसा कोई भी मैजिक यूजर नहीं है जो कि कर्स मैजिक को इस्तेमाल कर सकता हो, और ना ही हमारी अटैक फोर्स में कोई असैसिन है क्योंकि हमारे पास सारी अटैक टाइप है। वही चश्मे वाली मैजिक यूजर उनसे कहती है, वो बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर किसी ने कुछ किया है तो वो बाहर से किया होगा, हमारी टीम का कोई भी बंदा ऐसा नहीं है। वो लड़की जिन्हों की तरफ देख रही होती है और कहती है, मुझे लगता है इसके पास अपनी कोई वजह होगी अपनी पावर्स को छुपाने की, क्या मुझे सबको इसके बारे में बता देना चाहिए? की-हून उन सब से कहता है, तुम सब लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब हम लोग हाई ऑक्स के साथ फाइट कर रहे थे पहले तो वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन मिडिल में वो बहुत ज्यादा अजीब हरकतें कर रहे थे। मुझे लगता है किसी ने हमारी हेल्प की है। उसी वक्त एक हंटर की-हून से कहता है, क्या हम लोग आगे जाने वाले हैं या फिर यहीं से वापस जाएंगे? एक और हंटर उनसे कहता है, आगे जाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, हमें वापस जाना चाहिए। हम लोग अभी डंजन की एंट्रेंस से ज्यादा दूर भी नहीं आए और यहाँ पर हमें 22 हाई ऑक्स का सामना करना पड़ा। अगर हम डंजन के अंदर जाते हैं तो पता नहीं वहाँ पर और कितने ज्यादा होंगे और इस डंजन का बॉस कितना ज्यादा पावरफुल होगा। उसी वक्त एक टैंक आगे बढ़ता है और की-हून के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, अब जबकि हमें पता है कि ये डंजन बहुत ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर हाई ऑक्स है, हम अपने वाइस मास्टर या फिर गिल्ड मास्टर के बिना यहाँ पर नहीं जा सकते, हम इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे, हमें वापस जाना होगा। अगर हमें कोई एस रैंक का हंटर नहीं मिलता तब भी हमें 2 और हीलर्स की जरूरत है, जबकि 3 मैजिक यूजर्स की भी। साथ ही वो की-हून से कहता है, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ, आज तुम पहली बार हमारी अटैक फोर्स को लीड कर रहे हो, तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होगा, लेकिन हमें वापस जाना होगा। की-हून उदास हो जाता है और सोचता है, अगर मैं आज सक्सीड हो जाता हूँ तो मुझे इस अटैक फोर्स का कैप्टन बना दिया जाएगा, लेकिन अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो मैं क्या जवाब दूंगा? शायद मुझे दोबारा इस तरह का कोई चांस ना मिले। जिन्हों की-हून की तरफ देखता है और कहता है, ये फैसला करना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा। इसकी सिचुएशन में अगर कोई और भी होगा तो वो भी यही चाहेगा कि वो डंजन को क्लियर करे क्योंकि वो एक लीडर बनने वाला है, लेकिन अगर वो एक अच्छा लीडर हुआ तो वो अपना फैसला दुरुस्त करेगा। की-हून थोड़ी देर सोचने के बाद उनसे कहता है, चलो फिर वापस चलते हैं। वो सारे हंटर्स भी चैन का सांस लेते हैं और कहते हैं, हमें तो लगा था की-हून आगे जाने का कहेगा, चलो शुक्र है हम लोग वापस जा रहे हैं। की-हून उन सब से कहता है, मैं इतना ज्यादा भी बेवकूफ नहीं हूँ, मैं अपनी अटैक फोर्स को मरने के लिए आगे नहीं ले जाने वाला। की-हून उनसे कहता है, चलो फिर वापस चलते हैं। फिर वो पूरी की पूरी अटैक फोर्स वापस चलना शुरू कर देती है, लेकिन जैसे ही वो गेट के सामने पहुंचते हैं की-हून उनसे कहता है, यहीं पर रुक जाओ, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? गेट को क्या हुआ? डंजन के गेट के सामने एक बैरियर होता है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा पाते। उनके स्पेल कास्टर आगे बढ़ती है और कहती, ये तो हाई लेवल का मैजिक है, इससे एक स्पेल कास्ट किया गया है, हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो हंटर्स उससे कहते हैं, क्या तुम इस बैरियर को तोड़ सकती हो? तुम तो एक स्पेल कास्टर हो। वो लड़की कहती है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं कोशिश करती हूँ। वो लड़की अपने मैजिकल स्पेल्स को इस्तेमाल करते हुए कहती है, यहाँ पर इस डंजन में कोई ऐसा बंदा है जो कि हाई लेवल का मैजिक इस्तेमाल कर सकता है और वो नहीं चाहता कि हम लोग यहाँ से बाहर जाएं। हमने बिल्कुल सही फैसला किया था इस डंजन से वापस जाने का, क्योंकि अगर इसका बॉस वाकई में इतना पावरफुल है तो हम लोग उसे नहीं हरा सकते। वो जैसे ही अपने मैजिक को कास्ट करने लगती है उसी वक्त उन्हें सेंस होता है कि ये बॉस ने किया है। वो सारे मैजिशियंस को आगे बुला लेती है और कहती है, जल्दी से मेरी हेल्प करो, हमें इस बैरियर को जल्दी से खोलना होगा, नहीं तो हमें से कोई भी नहीं बचेगा। तीनों मैजिकल यूजर्स आगे बढ़ जाते हैं और उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जिन्हों कहता है, यहाँ पर मैजिकल एनर्जी इतनी ज्यादा है, नॉन मैजिकल यूजर्स भी उसको महसूस कर पा रहे हैं। इस डंजन का बॉस तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो तीनों मैजिकल यूजर जो कि उस ब्लॉक को हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, क्योंकि उस गेट को ब्लॉक करने के लिए कर्स मैजिक का इस्तेमाल किया गया होता है जो कि रिवर्स होकर उन्हीं की बॉडी पर इफेक्ट कर रहा होता है। बाकी के हंटर्स उनसे कहते हैं, जल्दी से अपने होली मैजिक को इस्तेमाल करो वरना ये कर्स मैजिक उनको मार डालेगा। वो अपने रेड लीडर से कह रहे होते हैं, जल्दी से कुछ करो, जबकि की-हून दूसरी तरफ देख रहा होता है। उनके पीछे हाई ऑक्स की पूरी एक आर्मी खड़ी होती है। उनमें से एक हंटर उनकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने सिर्फ 22 ऑक्स का सामना किया था और हम मरते मरते बचे हैं और यहाँ पर तो पूरी आर्मी है। उनमें से एक ऑर्क आगे बढ़ता है और सीधा आकर की-हून के सामने खड़ा हो जाता है। की-हून इतना ज्यादा डर गया होता है कि वो अपनी जगह से हिलता ही नहीं। वो ऑर्क आगे बढ़कर उसके सामने घुराता है। उसी वक्त एक हंटर आगे बढ़ने लगता है। की-हून उसे कहता है, अपनी जगह पर रुक जाओ, अगर हमने इनसे फाइट करने की कोशिश की तो हम सब लोग मारे जाएंगे। की-हून कहता है, अगर हमारे गिल्ड मास्टर या फिर वाइस मास्टर यहाँ पर होते तो हम लोग इनके सामने जीत सकते थे। वो और फिर से चिल्लाता है और अपनी भाषा में कुछ बोलता है और साथ ही बाकी सब भी बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो अपनी भाषा में बोल रहे होते हैं। वो वाला ऑर्क जो कि की-हून के सामने खड़ा होता है उसी वक्त उस पर एक मैजिकल स्पेल अटैक करता है और डंजन का बॉस उसे कंट्रोल करते हुए उसके जरिए बोल रहा होता है और उनसे कहता है, मेरा नाम कार्गलान है और मैं तुम इंसानों के साथ मिलना चाहता हूँ।
बाकी के सारे हंटर्स भी देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं एक ऑर्क इंसानों की भाषा कैसे बोल सकता है, क्या ये मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। चश्मे वाली लड़की उनसे कहती है ये तो सिर्फ एक पपेट है, कोई और इसको कंट्रोल कर रहा है। की-हून के साथियों से कहते हैं एक मॉन्स्टर हम इंसानों के साथ बात करना चाहता है। की-हून कहीं तुम इस पर यकीन तो नहीं कर रहे, हमें लगता है कि ये कोई ट्रैप है, ये लोग हमें अपने जाल में फंसाना चाहते हैं, हमें यहीं पर इनसे फाइट करना होगी। की-हून उससे कहता है क्या तुमने डंजन के दरवाजे को ब्लॉक किया है। कार्गलान उसे कहता है हाँ मैंने ये किया है और मैं एक ग्रेट सॉर्सरर हूँ और उसका सबसे ताकतवर जादूगर, और तुम लोग चाहकर भी मेरे मैजिक को डिस्पेल नहीं कर सकते, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। की-हून कार्गलान से कहता है क्या इस डंजन के अंदर तुमसे भी ज्यादा कोई पावरफुल है। कार्गलान उसे कहता है इस डंजन में मेरे अलावा कोई भी ज्यादा पावरफुल नहीं है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे सामने खड़ा हो सके। साथ ही कार्गलान उनसे कहता है जल्दी से फैसला करो, यहीं पर मेरे लोगों के हाथों मरो या फिर मेरे पास आ जाओ और मुझसे बात करो। की-हून उसे कहता है हम तुमसे बात करने के लिए आ रहे हैं। साथ ही वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उनसे कहता है इंसानों मेरे पीछे पीछे आओ। जिनवू कहता है हम लोग बॉस के रूम में जा रहे हैं जहाँ पर और भी बहुत सारे ऑक्स हो सकते हैं। वहाँ पर जाने का मतलब ये है कि हमारे फाइट करके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। कहीं ये उसके साथ निगोशिएट तो नहीं करने वाला, कहीं इसको ऐसा तो नहीं लगता कि उसके साथ बात करके ये मसले को सुलझा सकता है। जबकि की-हून ये सोच रहा होता है मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे ये चांस लेना होगा। साथ ही की-हून जिनवू से कहता है हम लोग एक प्लान बना रहे हैं, हम सारी अटैक फोर्स मिलकर बॉस पर अटैक करेंगे। उस वक्त तुम्हारे पास टाइम होगा, तुम जल्दी से वहाँ से भाग जाना। जब हम लोग बॉस पर अटैक करेंगे वो इस बैरियर को मेंटेन नहीं रख पाएगा और ये दरवाजा ओपन हो जाएगा, तुम जल्दी से भाग जाना और बाहर जाकर मेन अटैक फोर्स को बताना। जिनवू से कहता है जब तक मेन अटैक फोर्स यहाँ पर पहुँचेगी तुम सब लोग मर चुके होगे, कहीं तुम सब लोग बॉस के साथ यहीं पर मरने का तो नहीं सोच रहे। की-हून जिनवू से कहता है हमारा काम यही है डंजन के बॉस को मारना और गेट को क्लोज करना। अगर हम लोग यहाँ से जिंदा नहीं निकलते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इसी काम के पैसे मिलते हैं। वो हीला लड़की आगे बढ़ती है और जिनवू को अपनी डायरी देते हुए कहती है इसमें मैंने अपनी विल लिखी हुई है, अगर तुम यहाँ से जिंदा निकल जाते हो तो मेरी फैमिली को दे देना। बाकी के हंटर्स भी जिनवू से कहते हैं ये हमारी फाइट है, तुम्हारी फाइट नहीं है, तुम तो सिर्फ हमारे पोर्टर हो, हम तुम्हें यहाँ पर मरने नहीं दे सकते। जिनवू उनसे कहता है मैं तुम सब लोगों की चीजें अपने पास रख लेता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे बाहर जाकर किसी को ये देनी पड़ेगी। और यहीं पर हमारी एपिसोड 38 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप की एपिसोड 39 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में डंजन के बाहर का सीन दिखाते हैं। डंजन के बाहर जहाँ पर माइनिंग की टीम खड़ी होती है वहाँ पर वॉइस मास्टर चाइन आती है। चाइन वहाँ पर आते ही माइनिंग टीम में जिनवू को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन जिनवू उसे वहाँ पर नहीं मिलता। चाइन कहती है कहीं उसने माइनिंग टीम को छोड़ तो नहीं दिया। माइनिंग टीम के कैप्टन आगे बढ़ते हैं और चाइन से कहते हैं आज तो आपका डे ऑफ था, आप यहाँ पर क्या कर रही है। चाइन कैप्टन से कहती है क्या संग जिनवू आज नहीं आया, मैं जिनवू को यहाँ पर ढूंढ रही हूँ। कैप्टन उसे बताते हैं संग जिनवू आज पोर्टर के तौर पर डंजन के अंदर गया है। ये सुनते ही चाइन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या वाकई में वो डंजन के अंदर चला गया, वो तो एक ई रैंक का हंटर है, वो अटैक फोर्स के साथ ए रैंक की डंजन में क्या कर रहा है, हमारे पास सिर्फ एक ही लाइफ है, आखिर वो लड़का सोच क्या रहा है। चाइन कहती है मुझे याद आ गया, बॉस के रूम में उसके हाथ में एक वेपन था, मुझे कोई भी गलती नहीं लगी, वाकई में उसके हाथ में एक वेपन था। चाइन कहती है मुझे डंजन के अंदर जाना होगा। कैप्टन उसे कहते हैं क्या कोई मसला है, क्या हमें मेन अटैक फोर्स से राब्ता करना होगा, क्या उनको बुला लें यहाँ पर। चाइन कहती है नहीं, मेरा पर्सनल मैटर है, मैं खुद ही जाऊंगी। साथ ही चाइन देखती है कि उसके पास कोई वेपन नहीं है क्योंकि वो कैजुअल कपड़ों में आई होती है। चाइन कैप्टन से कहती है क्या तुम्हारे पास कोई वेपन है, मुझे एक वेपन दे दो, मेरे पास आज कोई भी वेपन नहीं है और मुझे डंजन के अंदर जाना है। कैप्टन अपने बंदे से कहते हैं जल्दी से मैडम के लिए एक वेपन लेकर आओ। कैप्टन का बंदा जल्दी से कुदाल लेकर आ जाता है और उसे आकर मैडम के हाथ में दे देता है। चाइन कैप्टन से कहती है क्या इसके अलावा तुम्हारे पास और कुछ नहीं। कैप्टन उसे कहता है इसके अलावा आपको और क्या चाहिए। चाइन कैप्टन से कहती है कोई भी तलवार या फिर भाला भी चलेगा। कैप्टन उसे कहता है हम लोग तो माइनिंग टीम वाले हैं, हमारे पास तो सिर्फ कुदाल ही होती है। चाइन जल्दी से उस कुदाल को कैप्टन के हाथ में पकड़ा देती है और कहती है मैं हाथ ही ठीक हूँ, मैं जा रही हूँ। जैसे ही वो डंजन के गेट में थोड़ा सा आगे बढ़ती है और वहीं पर रुक जाती है। कैप्टन फिर से उसे कहते हैं क्या आप वाकई में हाल ही हाथ अंदर जाना चाहती हैं। चाइन वापस मुड़ती है और उसके हाथ से वो कुदाल ले लेती है, लेकिन साथ ही वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है और अपना सर झुका के रखा होता है। कैप्टन उसे कहते हैं तुमने बहुत ही अच्छा फैसला किया, इसे अपने साथ लेकर जाओ। फिर वो डंजन के गेट से अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन डंजन के अंदर का होता है जहाँ पर डंजन के बॉस के गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। वहाँ पर तो पूरा एक दरबार सजा होता है जहाँ पर आसपास दोनों तरफ बहुत सारे ऑक्स होते हैं, जबकि सामने एक बड़ी सी कुर्सी पर उनका किंग कार्गलान बैठा होता है। जैसे ही वो सारे वहाँ पर पहुँचते हैं कार्गलान उन सबको वेलकम कहता है। की-हून बॉस को देखते ही कहता है हम लोग कम से कम इस बॉस को तो हरा ही सकते हैं, मरने से पहले हमें कुछ तो करना होगा।
कारगलान के साथ उसके 4 गार्ड्स खड़े होते हैं। की हून कहता है ये चारों गार्ड्स भी कोई कमजोर नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें इनसे भी निपटना पड़ेगा। वो सारे हंटर्स रेडी होते हैं और कहते हैं जैसे ही की हून हमें इशारा करेगा हम सब लोग उस पर एक साथ अटैक करेंगे और सामने बैठे किंग को मार डालेंगे। कारगलान उन सब इंसानों से कहता है क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है, और साथ ही वो अपनी पावर को रिलीज करता है और उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो सारे हंटर हैरान परेशान हो जाते हैं, जबकि की हून की हालत भी खराब हो जाती है। की हून की टीम के मैजिकल यूजर्स कहते हैं इसके पास तो बहुत ज्यादा मैजिकल पावर है, हम लोग इससे फाइट नहीं कर सकते। चश्मे वाली लड़की कहती है ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंट लेवल पर है, इसकी पावर हमसे बहुत ज्यादा है, हम तो इसके सामने बिल्कुल बच्चे हैं। की हून कांपती हुई आवाज के साथ कारगलान से पूछता है आखिर तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, तुम्हें हमसे क्या चाहिए, तुम्हारे वॉरियर्स ही हमें मारने के लिए काफी थे, तुम हमें यहाँ पर क्यों लाए हो। कारगलान उसे आगे से कहता है मजे के लिए। ये सुनते ही की हून बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या हम इंसान सिर्फ तुम्हारे मजे के लिए हैं। कारगलान की हून से कहता है जब तक हमारा टाइम यहाँ पर पूरा नहीं हो जाता तब तक हम तुम लोगों को एक एक करके मारते जाएंगे और मजा करेंगे। लेकिन साथ ही कारगलान कहता है लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा अजीब है। असल में कारगलान जिन्वू की तरफ देख रहा होता है। की हून बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है ये मॉन्स्टर हमें अपना दुश्मन समझने की बजाय बल्कि हमें सिर्फ एक खिलौना समझ रहा है जिसे वो मारकर फेंक सकता है सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए। साथ ही की हून चिल्लाता हुआ कारगलान की तरफ आगे बढ़ता है और अपने साथियों से कहता है अभी टाइम है, चलो आगे बढ़ो। लेकिन उसके साथी वहीं पर जम जाते हैं। वो इतने ज्यादा खौफजदा होते हैं कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते। की हून अकेला ही भागता हुआ कारगलान की तरफ आगे बढ़ता है। की हून कारगलान के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है और अपनी तलवार से जैसे ही कारगलान पर अटैक करने वाला होता है कारगलान एक स्पेल कास्ट करता है जो कि हाइमन ऑफ प्रोटेक्शन होता है। उसके स्पेल कास्ट करते ही की हून के सामने एक शील्ड बन जाती है। की हून उस शील्ड के साथ टकराकर पीछे जाकर दूर गिरता है। जैसे की हून जाकर गिरता है कारगलान एक और मैजिकल स्पेल इस्तेमाल करता है जो कि ग्रेविटेशनल मैजिक होता है। कारगलान अपने मैजिक से ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है। वो पहले तो अपनी मैजिकल पावर से की हून को हवा में उठा लेता है, उसके बाद उसे कभी ऊपर कभी नीचे उठा कर पटक कर मारता है। जबकि की हून के हंटर साथी बस वहाँ पर खड़े रो रहे होते हैं और उसे मरता हुआ देख रहे होते हैं। उसी वक्त मिड एयर में से जिन्वू आगे बढ़ता है और की हून को पकड़कर साइड पर कर लेता है। ये देखकर कारगलान भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। की हून बहुत ज्यादा जख्मी होता है। जिन्वू की हून से कहता है ये डंजन हंटर्स गिल्ड की प्रॉपर्टी है, इसलिए मैं इंटरफियर नहीं कर सकता, लेकिन बहुत जल्दी तुम्हारी अटैक फोर्स मरने वाली है, इसलिए मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे बस तुमसे परमिशन चाहिए। मुझे बताओ क्या मैं इस रूम में सारे मॉन्स्टर्स को मार सकता हूँ। उसी वक्त कारगलान का एक गार्ड आगे बढ़ता है और जिन्वू पर अटैक करने लगता है। जिन्वू अपने हाथ को उसकी तरफ करते हुए अपने डोमिनेटर टच इफेक्ट को एक्टिवेट करता है और उस गार्ड को बिल्कुल वैसे ही जैसे कारगलान ने की हून को ग्रेविटेशन मैजिक से पटक कर मारा था उसको भी वैसे ही पटक कर मारता है। जिन्वू की हून से कहता है मैं तुमसे सिर्फ एक बार और पूछूंगा, क्या मुझे परमिशन है इन सारे मॉन्स्टर्स को मारने की। की हून रोना शुरू कर देता है और उसे कहता है प्लीज इन सबको मार डालो, मेरी मदद करो, मेरी टीम को बचा लो। कारगलान जिन्वू से कहता है एक कमजोर इंसान होने पर भी तुम्हारे पास काफी अच्छा टैलेंट है, लेकिन तुम्हारी मैजिकल पावर्स इतनी नहीं है जितनी मेरी है। क्या तुम हम सब के सामने टिक पाओगे। जिन्वू उठकर खड़ा हो जाता है और कारगलान से कहता है आज से पहले मैंने इतनी ज्यादा मैजिकल पावर कभी फील नहीं की। कारगलान खुश हो जाता है और कहता है अब तुम्हें समझ आई मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जिन्वू से कहता है लेकिन हम दोनों की पावर लेवल सेम है, तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। साथ ही जिन्वू अपने शैडोज की आर्मी को बाहर निकाल लेता है और वो सारे लोग फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। उसी वक्त डंजन के बाहर का सीन दिखाते हैं। एक गाड़ी आकर रुकती है जिससे मॉनिटरिंग डिवीजन से मिस्टर वू जिन होते हैं जो कि अपने कुछ साथियों के साथ आए होते हैं। माइनिंग टीम के कैप्टन कहते हैं अब मॉनिटरिंग डिवीजन वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मिस्टर वू जिन सीधे जाकर डंजन के गेट के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आखिर जिन्वू को क्या पड़ी थी इनके साथ आकर माइनर के तौर पर काम करने की। सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि वो दूसरे दिन भी इनके साथ आ गया। माइनिंग टीम के कैप्टन आगे बढ़ते हैं और इंस्पेक्टर से कहते हैं ऐसी क्या बात होगी जो आप लोग यहाँ पर आए हैं। मिस्टर वू जिन कैप्टन से कहते हैं हमने सुना है कि संग जिन्वू यहाँ पर माइनिंग टीम के साथ काम कर रहा है, कहाँ पर है वो। कैप्टन ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर कितने लोग उस बेचारे के पीछे पड़े हुए हैं, आखिर हमें भी बताया जाए कि मसला क्या है। माइनिंग टीम का वो बंदा जिसे जिन्वू ने आंखें दिखाई थी तो वहाँ पर आता है और कहता है मुझे लगा ही था वो कोई कातिल है, उसने कत्ल किया होगा, इसीलिए तो ये लोग यहाँ पर आए हैं उसे पकड़ने के लिए। जब डंजन के अंदर उसने मुझे घूर कर देखा था मुझे उसी वक्त समझ आ गई थी वो एक किलर है। मिस्टर वू जिन उनसे कहते हैं फालतू की बातें छोड़ो, ये बताओ वो है कहाँ पर। कैप्टन उनसे कहते हैं वो डंजन के अंदर है। हमारी अटैक टीम का पोर्टर नहीं आया था इसलिए वो उनके बैग्स उठाकर उनके साथ डंजन के अंदर चला गया है, उसने अपने आप को खुद ही पेश किया था। मिस्टर वू जिन कहते हैं आखिर ये लड़का करना क्या चाहता है। पहले उसने माइनिंग टीम को ज्वाइन किया, अब वो एक पोर्टर बन गया है, हालांकि वो बहुत जल्दी एक एस रैंक का हंटर बनने वाला है। कैप्टन उनसे कहते हैं आखिर सबके साथ मसला क्या है, आज सब लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं।
थोड़ी देर पहले मिस चा हाई इन भी यहाँ पर आई थी और उसी का पूछ रही थी। मैंने उनको बताया तो वो भी डंजन के अंदर चली गई। कहती है मुझे उससे मिलना है। वो पहले वाला बंदा फिर से आता है और कहता है क्या उसने किसी को मारा है? मुझे पक्का पता है उसने किसी को मारा होगा, इसलिए तो इतने ज्यादा इंस्पेक्टर यहाँ पर आए हैं। मिस्टर वू जिन उन सब से कहते हैं कल न्यूज में तुम सब लोगों को पता चल जाएगा कि उसने क्या किया है। साथ ही मिस्टर वू जिन अपने लोगों से कहते हैं चलो हमें भी डंजन के अंदर जाना होगा, जबकि वो बंदा अभी भी सबसे पीछे यही कह रहा होता है मैंने तुम लोगों से कहा था ना, वो एक माइनर नहीं है, वो एक किलर होगा। मिस्टर वू जिन जैसे गेट से अंदर दाखिल होते हैं वो जल्दी से बाहर निकल आते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा मैजिकल एनर्जी फील होती है। मिस्टर वू जिन कहते हैं मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी थी, ऐसे लगा जैसे मेरी बॉडी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। वो लोग जल्दी से अपना माना क्रिस्टल लाकर 1 मीटर से उसकी एनर्जी को मेजर करते हैं। मिस्टर वू जिन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसकी एनर्जी तो बहुत ज्यादा है। अगर ये ए रैंक की डंजन है तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक ए रैंक की डंजन है। हमने इसकी पहले जो मेजरमेंट की थी वो बिल्कुल गलत थी, और अगर अटैक फोर्स हमारी प्रीवियस मेजरमेंट पर बनी है तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे। हालांकि इस वक्त अंदर 2 एस रैंक के हंटर्स हैं, इसलिए ज्यादा कोई मसला नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें अंदर जाना होगा। चाइन चलती हुई बॉस के रूम की तरफ जा रही होती है। रास्ते में उसे ऑक्स की लाशें मिलती हैं। चाइन कहती है कि उनकी टीम इन सबको नहीं मार सकती, ये तो सारे हाई ऑक्स हैं। साथ ही उसे एक जबरदस्त एनर्जी फ्लो महसूस होता है। चाइन जल्दी से अपने बाल बांध लेती है और फाइट के लिए रेडी हो जाती है और कहती है अगर ये बॉस से एनर्जी निकल रही है तो इसका मतलब कीहून की टीम उसको नहीं हैंडल कर पाएगी। नेक्स्ट सीन फिर से बॉस के रूम का होता है। कालकलान जिनवू से कहता है तुम्हारे पास तो बहुत ही कम सोल्जर्स हैं, तुम इन सारे सोल्जर्स से मेरे ऑक्स का मुकाबला नहीं कर पाओगे। जिनवू कालकलान से कहता है अगर तुम हमें इसी तरह कमजोर समझते रहे तो बहुत जल्दी तुम मरने वाले हो। साथ ही जिनवू अपनी एक और स्पेशल स्किल को एक्टिवेट करता है जो कि एरिया इफेक्ट होता है। एक स्पेशल रेंज के अंदर जिनवू के सारे शेडोज की पावर ज्यादा बढ़ जाती है। अगर जिनवू के शेडो उसी एरिया के अंदर रहेंगे तो उसके शेडोज की पावर 50% बढ़ जाएगी। जिनवू कहता है मुझे ये वाला स्किल डीमन कासल के 70 फ्लोर पर मिला था। मेरे शेडो सोल्जर्स पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं और इस स्किल के साथ उनकी पावर 50% तक बढ़ जाती है। कीहून की टीम के मैजिशियंस भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं आखिर इसने इतने ज्यादा क्रीचर्स को कैसे बुला लिया। वो बंदा जिसने पहले एक क्रीचर को बुलाया था वो कहता है मैं तो सिर्फ 2 को बुला सकता हूँ, इसने इतने ज्यादा को कैसे बुला लिया। चश्मे वाली लड़की कहती है इस लड़के से तो बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही है, लेकिन हमें पहले इसमें से ऐसी एनर्जी क्यों महसूस नहीं हुई। कालकलान अपने वॉरियर्स से कहता है तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, जल्दी से इसके शेडोज को मार डालो। और साथ ही कालकलान के सारे सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं, जबकि दूसरी तरफ से आयरन अपने टॉन्टिंग स्किल को इस्तेमाल करता है, लेकिन हाई ऑक्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए उसका टॉन्टिंग इफेक्ट बिल्कुल भी काम नहीं करता। ये देखकर आयरन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और आयरन अपने बड़े से कुल्हाड़े के साथ उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। जबकि दूसरी तरफ इग्रिस होता है जो कि अपनी बड़ी सी तलवार के साथ उनको मार रहा होता है। इग्रिस एक ही बार में 4 से 5 ऑक्स को इकट्ठे मार देता है, जबकि जिनवू भी अपना नाइफ निकाल लेता है और उन ऑक्स को मारना शुरू कर देता है। जिनवू को इस तरह फाइट करते हुए देखकर कीहून की टीम के मेंबर्स कहते हैं आखिर ये बंदा है कौन, इसने अपनी एबिलिटीज को छुपा कर क्यों रखा, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बिल्कुल हमारे वाइस मास्टर की तरह। और यहीं पर हमारी एपिसोड 39 का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे जिनवू का राज सबके सामने खुल जाता है क्योंकि मिस्टर वू जिन भी वहाँ पर आ जाते हैं और चाइन भी अपनी आंखों से फाइट करते हुए देख लेती है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं लेवल अप की एपिसोड 40 के साथ। आप में से जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जिनवू और कालकलान के सोल्जर्स के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। कीहून की पार्टी के बंदे कहते हैं आखिर ये लड़का है कौन और इसने अपनी एबिलिटीज को अब तक छुपा कर क्यों रखा। जिनवू उसके ऑक्स को मार रहा होता है। जिनवू कहता है आयरन, इग्रिस और टैंक के अलावा मेरे बाकी के सारे सोल्जर्स कमजोर हैं, वो सारे कम से कम बी रैंक के बराबर होंगे, लेकिन वो इन सारे ऑक्स के सामने बेकार हैं। उनमें से काफी सारे नॉर्मल शेडोज तो कई बार डिस्ट्रॉय भी हो चुके हैं सिर्फ एक ही ऑक को मारने की कोशिश में। जिनवू कहता है यहाँ पर ऑक्स की तादाद बहुत ज्यादा है और मेरे शेडोज बहुत ज्यादा कम है, मैं जितने ज्यादा ऑक्स को मार सकता हूँ मुझे उतने को मारना होगा। लेकिन असल मसला कालकलान है जो कि एक जबरदस्त मैजिशियन है। वो अपना एक और स्पेल इस्तेमाल करता है, हाइमन ऑफ फायर ड्रैगन, और एक बड़ा सा ड्रैगन निकालकर एक फायर अटैक करता है जिससे जिनवू के जितने भी नॉर्मल सोल्जर्स होते हैं वो सारे गायब हो जाते हैं। कालकलान जिनवू से कहता है जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पपेट्स बिल्कुल बेकार हैं, तुम्हें पहले शो ऑफ नहीं करना चाहिए था। जिनवू कालकलान से कहता है शो ऑफ तो तुम कर रहे हो, मैंने अभी तुम्हें अपनी पावर दिखाई ही नहीं। जब तक मेरे पास माना की एनर्जी है मेरे शैडो सोल्जर्स दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। कालकलान जिनवू से कहता है तो क्या हुआ, तुम्हारे सोल्जर्स रीजनरेट कर सकते हैं, तुम माना की एनर्जी को यूज कर रहे हो, लेकिन एक पॉइंट पर तुम्हारी माना की एनर्जी खत्म हो जाएगी इससे पहले कि तुम मेरे सारे हाई ऑर्क्स को मार डालो। जिनवू जल्दी से जंप करता है और कालकलान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है लेकिन मेरी माना की एनर्जी खत्म होने से पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। कालकलान फिर से अपने सामने शील्ड बना लेता है और जिनवू के अटैक से बचता है। कालकलान जिनवू से कहता है
तुम्हारे मुझ तक पहुंचने से पहले तुम्हारे सारे शैडो सोल्जर्स मारे जाएंगे। जिन्वो कालकलान से कहता है मेरे पास भी ट्रम्प कार्ड है, मेरे जनरल्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। जिन्वो आयरन और इग्रिस की बात कर रहा होता है। कालकलान जिन्वो से कहता है तो फिर मुझे तुम सबको एक साथ डिस्ट्रॉय करना होगा, और वो एक और स्पेल कास्ट करता है जिससे पूरे अरीना में जबरदस्त धमाका होता है। जिन्वो कहता है ये तो वुल्कन और मीटस दोनों से ही ज्यादा पावरफुल है। मीटस की पावर ये थी कि वो हजारों अनडेड को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन उसका डिफेंस बहुत ज्यादा वीक था। लेकिन इसके पास भी हजारों की तादाद में सोल्जर्स हैं और इसके स्पेल्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसका डिफेंस भी अच्छा है। ये तो मेरी जॉब चेंज क्वेस्ट से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। साथ ही जिन्वो अपने पोशन की विंडो को ओपन करता है और एक पोशन खरीद कर उसे पी लेता है, जो कि माना की कमी को पूरा करने के लिए होता है। जिन्वो कहता है जॉब चेंज क्वेस्ट में मैं अपने माना को रीजनरेट नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी इन्वेंटरी को इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं जब चाहे इन पोशंस को पीकर अपना माना बढ़ा सकता हूँ। जिन्वो उस पोशन को पीने के बाद कालकलान से कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ नेक्रोमेंसी की पावर क्या होती है, और साथ ही वो कहता है जागो। जितने भी ऑक्स उन लोगों ने मारे होते हैं वो सारे के सारे ऑक्स शैडो सोल्जर बनकर जिन्वो के साथ खड़े हो जाते हैं। ये देखकर कालकलान भी हैरान हो जाता है और कहता है तुम तो मेरे ही वॉरियर्स को अपने सोल्जर्स में तब्दील कर सकते हो। जिन्वो कालकलान से कहता है तुम्हारे पास तो बहुत सारे सोल्जर्स हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे भी मेरे सोल्जर्स बनने वाले हैं। और साथ ही जिन्वो उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है जैसे ही मैं तुम्हारे सारे सोल्जर्स को अपने सोल्जर बना लूंगा उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी। ये बात सुनते ही कालकलान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कहीं ये वाकई में वो तो नहीं, और वो कुछ नाम लेता है, लेकिन वहीं पर उस नाम को हाइड कर दिया जाता है और वो नाम MO से स्टार्ट होता है। शायद वो मॉन्स्टर कहना चाहता है। कालकलान कहता है अगर ये वाकई में वो है तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जैसे ही हमारी आंख खुली तो हमारे कान में सिर्फ एक ही सिंगल ऑर्डर था, हमें इंसानों को मारना है। हमारे कान में बार बार एक ही आवाज आती है कि इंसानों को मार डालो, और हम लोग यही करेंगे क्योंकि हमें अपने ऑर्डर्स को फॉलो करना है, चाहे ये वही क्यों ना हो। कालकलान अपने वॉरियर से कहता है जल्दी से आगे बढ़ो और सारे इंसानों को मार डालो। कालकलान के अपने गार्ड्स भी आगे बढ़ते हैं और फाइट स्टार्ट करते हैं। जिन्वो कहता है तो अब क्या ये फाइट जनरल्स के दरमियान होने वाली है। जिन्वो की तरफ से आयरन आगे बढ़ता है और एक गार्ड के साथ फाइट करता है, लेकिन आयरन बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो कालकलान के गार्ड को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और हरा देता है। जबकि दूसरी तरफ इग्रिस का सामना उसके दो गार्ड्स के साथ होता है। वो दोनों ऑक्स एक साथ इग्रिस पर अटैक करते हैं। इग्रिस अपनी बड़ी सी तलवार निकालता है और ऊपर की तरफ जंप करते हुए उनमें से पहले एक को मार डालता है, और साथ ही दूसरे की तलवार के अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। वो जैसे ही पीछे की तरफ गिरता है वहाँ पर आयरन खड़ा होता है। आयरन अपने बड़े से कुल्हाड़े के साथ उसको एक जोरदार हिट लगाता है, और वो आयरन की हिट से जैसे ही पीछे जाकर गिरता है वहाँ पर टैंक खड़ा होता है। टैंक अपना बड़ा सा पंजा मारकर उसको वहीं पर मार देता है। जिन्वो कालकलान से कहता है मुझे लगता है कि मेरे जनरल्स तुम्हारे जनरल से ज्यादा पावरफुल हैं। जिन्वो कहता है हालांकि मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूँ, हालांकि मेरा माना बहुत ही तेजी के साथ खत्म होता जा रहा है। मैं इन पोशंस के साथ अपने माना को रिप्लेनिश नहीं कर सकता। कीहू उनके टीम मेंबर्स भी कहते हैं हम लोग यहाँ पर खड़े रहकर देख नहीं सकते, हमें भी फाइट में हिस्सा लेना होगा, चलो चलकर उसकी मदद करते हैं। वो लोग जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं कालकलान अपने कर्स मैजिक को इस्तेमाल करते हुए उन सारे हंटर्स को बहुत ज्यादा पेन में मुब्तला कर देता है, और वो बेचारे हंटर वहीं पर चीखना शुरू कर देते हैं। कालकलान उनसे कहता है तुम लोग सिर्फ तमाशाई हो, दूर खड़े होकर तमाशा देखो, तुम लोगों को इस फाइट में इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं है। साथ ही कालकलान खड़ा हो जाता है और जिन्वो की तरफ अपना स्पेल कास्ट करता है। कालकलान जिन्वो से कहता है मैं एक ग्रेट जादूगर हूँ, तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे, और वो अपने सारे कर्स मैजिक को उस पर एक्टिवेट करता है। लेकिन जिन्वो पर उसके कर्स मैजिक का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जिन्वो के पास इम्यूनिटी है, क्योंकि ग्रेट कांडारो ने उसके ऊपर एक स्पेल कास्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी कर्स मैजिक उस पर काम नहीं करेगा। ये देखकर कालकलान और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। कालकलान जिन्वो से कहता है तुमने मेरे कर्स मैजिक को कैसे डिस्पेल किया। जिन्वो कालकलान से कहता है मैंने तुमसे कहा नहीं था, मैं तुम्हारे लिए एक बैड मैचअप हूँ, तुम्हारा कोई भी कर्स मैजिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, मेरे ऊपर ग्रेट कांडारो की ब्लेसिंग्स हैं। साथ ही जिन्वो कालकलान से कहता है चलो फिर पहले तुम्हारी शील्ड को तोड़ते हैं। जिन्वो अपने एक मैजिशियन को वही क्रिस्टल देता है जिससे उसकी मैजिकल पावर डबल हो जाती है, और वो एक बड़े से फायर बॉल के साथ कालकलान पर अटैक करता है जिससे उसकी शील्ड टूट जाती है। जिन्वो के लास्ट फायर अटैक की वजह से कालकलान अपने घुटनों पर आ जाता है। उसी वक्त दिखाते हैं चाहीन भी बॉस के कमरे में दाखिल हो जाती है, और वो ये सारा सीन देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो सामने की तरफ देखती है तो बहुत सारे शैडो क्रीचर्स हाई ऑक्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। चाहीन बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है हाई रैंक के मैजिशियंस भी सिर्फ एक या दो ही समनिंग्स को बुला सकते हैं, इतने ज्यादा समनिंग क्रीचर्स कहाँ से आ गए, आखिर ये किसकी पावर है। चाहीन जल्दी से अपनी अटैक फोर्स के पास आ जाती है। चाहीन उनसे पूछती है क्या तुम सब लोग ठीक हो, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। हीलर लड़की चाहीन से कहती है हमें खुद भी नहीं पता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। कालकलान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जिन्वो से कहता है अब तुम्हारी जो पैथेटिक पावर मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। वो अपने बहुत सारे मैजिकल स्पेल्स को कंबाइन करते हुए अपने साइज को बढ़ा लेता है और वो एक जाइंट बन जाता है। चाहीन सभी से कहती है यहाँ से जल्दी से बाहर निकलो।
कार्गलान जो कि साइज में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है वो कहता है मैं तुम सब लोगों को अपने पैरों तले रौंद दूंगा। जिन्वो उसके सामने खड़ा होता है और उसे कहता है जायंट्स के साथ मेरी बहुत ज्यादा बैड मेमोरीज हैं। तुमने तो एक जायंट बनकर मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया। कार्गलान के लास्ट अटैक की वजह से जिन्वो का माना पॉइंट 0 हो जाता है जिससे उसके सारे शैडो क्रीचर्स खत्म हो जाते हैं। कार्गलान जिन्वो से कहता है तुम्हें मेरे सामने होशियार बनने की जरूरत नहीं। तुम्हें क्या लगता है अगर मैंने तुम्हें थोड़ी देर अपने साथ खेलने क्या दे दिया तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हो। साथ ही कार्गलान अपने मुंह से एक बड़ा सा फायरबॉल क्रिएट करता है और जिन्वो पर अटैक करते हुए उससे कहता है मैं कार्गलान हूँ एक ग्रेट मैजिशियन। क्या मैं अब भी तुम्हें एक इंफीरियर क्रीचर लगता हूँ। जिन्वो जंप करते हुए हवा में चला जाता है और अपने नाइफ थ्रो स्किल को इस्तेमाल करते हुए अपने नाइफ को सीधे उसकी आंख में मारता है और उसे कहता है जब तुम्हारा साइज बड़ा हो जाता है तो तुम एक इजियर टारगेट बन जाते हो। और मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ एक मैजिशियन किसी असैसिन के अटैक को नहीं रोक सकता जब तक उसके पास अपने गार्ड्स ना हो। जिन्वो के अटैक की वजह से कार्गलान अंधा हो जाता है और वो अपनी आंख पर हाथ रख के चिल्लाना शुरू कर देता है। उसी वक्त मॉनिटरिंग डिवीजन से मिस्टर वू जिन भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। चाइन भी उनके पास ही खड़ी होती है और वू जिन से कहती है ये सारे क्रीचर्स उस लड़के ने बुलाए हैं। मिस्टर वू जिन उसे कहते हैं उस लड़के से मतलब क्या तुम संग जिन्वो की बात कर रही हो। जिन्वो अभी भी अपने डैगर के साथ कार्गलान से फाइट कर रहा होता है। जिन्वो कहता है इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है और मेरा डैगर बहुत ज्यादा छोटा है, मैं इस पर क्रिटिकल हिट नहीं लगा पा रहा। जिन्वो अपने डैगर को वापस रख देता है और कहता है ऐसे टाइम पर मेरी स्ट्रेंथ काम आएगी और अपने पंच से ही उसको एक जोरदार पंच लगाता है। जिन्वो का पंच इतना ज्यादा जबरदस्त होता है कि कार्गलान नीचे जमीन पर गिर पड़ता है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। चाइन कहती है सिर्फ मिस्टर चोई जोंग ही नहीं बल्कि मॉनिटरिंग डिवीजन वालों को भी इस लड़के के बारे में पता है। आखिर ये लड़का है कौन। मिस्टर वू जिन कहते हैं जब हमें पता चला कि हमारी मेजरमेंट गलत है तो हम इस डंजन में मदद करने के लिए आए थे, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पर हमारी मदद की जरूरत ही नहीं। आज तो हमने संग जिन्वो को ए रैंक की डंजन को अकेले ही क्लियर करते हुए देख लिया, इतना सबूत काफी है। मिस्टर वू जिन कहते हैं ये तो वाकई में एक असैसिन टाइप का हंटर है, लेकिन ये मैजिक भी इस्तेमाल कर सकता है जिससे ये अपने लिए शैडो सोल्जर्स बुला सकता है। पता नहीं जिन्वो के पास और कौन कौन सी एबिलिटीज हैं और इसकी लिमिट क्या है, ये कितने ज्यादा क्रीचर्स को एक टाइम पर बुला सकता है। चाइन वू जिन से कहती है क्या तुम इस बंदे को जानते हो, आखिर ये लड़का है कौन। मिस्टर वू जिन चाइन से कहते हैं मैं इस लड़के के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन उसे थोड़ा बहुत कहना ठीक होगा। कार्गलान अभी भी जिंदा होता है। जिन्वो कार्गलान से कहता है एक मैजिशियन जैसे ही अपने गार्ड्स को खो देता है वो हार जाता है। कार्गलान जैसे जिन्वो की तरफ देखता है तो जिन्वो ने उसके चारों गार्ड्स को अपने शैडो सोल्जर्स बना लिया होता है और वो जिन्वो के साथ खड़े होते हैं। कार्गलान उसे कहता है मैंने अपनी बॉडी को साइज में बड़ा कर लिया फिर भी तुमने मुझको हरा दिया, मैं हार नहीं मानूंगा। और साथ ही वो चिल्लाकर फिर से अटैक करने लगता है। जिन्वो उसी के गार्ड्स को जो कि अब उसके शैडो सोल्जर्स हैं उनको आगे भेजता है और वो कार्गलान को मार डालते हैं। कार्गलान के मरते ही उसके पास विंडो ओपन होती है कि तुमने डंजन बॉस को मार दिया है और साथ ही जिन्वो को 2 बार लेवल अप कहा जाता है। जिन्वो कहता है मैंने डंजन बॉस को हरा दिया और बाकी के सारे ऑक्स को मेरे सोल्जर्स ने मार डाला है, क्या मुझे इससे हासिल होने वाले रिवार्ड्स को कलेक्ट कर लेना चाहिए। लेकिन साथ ही जिन्वो कहता है असल में ये डंजन हंटर्स गिल्ड की प्रॉपर्टी है, मुझे कुछ भी यहाँ से नहीं उठाना चाहिए। अगर मैं रिवार्ड्स नहीं उठा सकता तो मैं इसको अपना शैडो सोल्जर्स तो बना सकता हूँ। जिन्वो आगे बढ़ता है और कार्गलान की बॉडी पर हाथ रखते हुए कहता है जागो, और वो उसका शैडो सोल्जर बन जाता है। डंजन बॉस को अपना शैडो सोल्जर बनाते हुए वो सारे हंटर्स उसको देख लेते हैं। मिस्टर वू जिन और चाइन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कार्गलान शैडो सोल्जर बनने के बाद जिन्वो के सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है। जिन्वो कहता है शैडो बनने के बाद तो तुम काफी ज्यादा खामोश हो गए हो, इस तरह तुम काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। और यहीं पर हमारी एपिसोड 40 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।